हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है हमारी फर्स्ट फरवरी और फर्स्ट फरवरी का जो एसएससी जीडी का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो हो चुका है आज कंप्लीट। उस एग्ज़ाम के आज जो 20 प्रश्न हैं जीके और जीएस के 20 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे और जिनका भी अभी एग्ज़ाम्स क्या हैं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी बाकी हैं, वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख ली, क्योंकि इनसे जो रिलेटेड फैक्ट्स मैं जो बताने वाला हूँ वो आपके आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक और बेल को भी कर दें ऑल पर सेलेक्ट, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आए थे। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन था तो पहला क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर, सबसे कम महिला साक्षरता की बात करी है। अगर सबसे कम की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता बिहार में है, और सबसे अधिक बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता है वो, वैसे अगर ओवरऑल साक्षरता की बात करें तो केरल में है। अगर बात करें यहाँ पर महिला साक्षरता की तो वो भी केरल में, अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो भी केरल में है। अगर राज्य में बात करें सबसे कम तो वो आता है महिलाओं में बिहार। अगर अगर केंद्र शासित प्रदेशों को साथ में जोड़ दे तो लक्षद्वीप हैं, वो 51.50% के साथ सबसे कम हैं पुरुषों की साक्षरता में। पुरुष साक्षरता में लक्षद्वीप सबसे पीछे हैं, और महिला साक्षरता में सबसे पीछे हैं बिहार। केरल हैं वो पुरुष साक्षरता में भी आगे हैं, और ओवरऑल साक्षरता में भी आगे, और महिला साक्षरता में भी सबसे आगे हैं। ये देख सकते हैं लक्षद्वीप द्वारा पुरुष साक्षरता दर पहली रैंक रखता है, जबकि बिहार सबसे कम पुरुष साक्षर दर रखता है। यानी लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों को साथ में जोड़े तो नहीं, तो अगर राज्य की बात करें तो आता है आपका केरल। उसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है कि कौशल विकास योजना किस मंत्रालय से संबंधित हैं। जो कौशल विकास मंत्रालय हैं वो जो कौशल विकास योजना है वो आपके किस मंत्रालय से संबंधित हैं। तो ये आपका आता है, ये आता है आपका शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया कि वर्ष 2021-22 के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY योजना के तहत 3 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। उसके बाद में देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा यहाँ पर है सरकार द्वारा वर्ष 2015 में कौशल भारत मिशन की शुरुआत की गई, जिसके तहत प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वो इसका प्रमुख तो जो कौशल विकास योजना शुरू की गई थी, इसका प्रमुख कार्य था कि प्रधानमंत्री जो जो लोग हैं उनको क्या करना है, कौशल सिखाना है, कुछ भी चीज़ है उसको बारे में बताना है। उसके बाद ये अगर बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपके आता है शिक्षा मंत्रालय से संबंधित हैं। ये आपको इतना ही फैक्ट याद रखना है। अगर बात करें, अगर इसमें शिक्षा मंत्रालय ना दिया हो, अगर ये पूछ ले कि कौशल विकास और उद्यमशील मंत्री कौन हैं, तो या फिर शिक्षा मंत्री कौन हैं वर्तमान में भारत के, तो वो आते हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान क्या है, शिक्षा मंत्री हैं। अगर शिक्षा मंत्री ना दिया हो तो आएगा आपके कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री कौन है, तो हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद में चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यार थोड़ा सा इसे नीचे कर लें। हाँ, अब असम का सतारिया नृत्य किस आंदोलन से संबंधित है। जो असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है सतारिया, वो किस आंदोलन से संबंधित हैं। सतारिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है, जो सतरिया संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार भी है। यानी ये जो असम की संस्कृति का जो है धार्मिक और संस्कृति ताना बाना है, इसी का आधार है पर ये सतरिया नृत्य है। और ये असम का क्या है, शास्त्रीय नृत्य भी है। यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुई है। इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्री शंकर देव को दिया जाता है। यानी किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये आंदोलन से संबंधित है, भक्ति आंदोलन से संबंधित है। अगर बात करें किसको, मतलब इसे शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता था, तो वो दिया जाता है श्रीमंत शंकर देव को किया जाता है। सतारिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। अगर बात करें भारत में वर्तमान कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो वो हैं आपके 8, जैसे भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथकली है,
ये आपके क्या हैं, ये मोहिनीअट्टम है, ये क्या आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। उसके बाद में देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि वो कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाण भट्ट। इसने एक रचना भी लिखी थी जिसका नाम था हरिश्चरित्र। हाँ, तो ये आगे भी रखा, हमें इसे क्या करना है, याद कर लेना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में है, आने वाले एग्जाम्स की जो शिफ्ट हैं उसके अंदर आपको पूछा जा सकता है। इन्होंने हर्षचरित्र को हर्षवर्धन की जीवनी के साथ लिखा, जिसमें घटनाओं के साथ विस्तार से बताया गया है। यानी जो बाणभट्ट हैं उन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरित्र। ये किसकी जीवनी है? तो ये हर्षवर्धन की जीवनी है। उन्होंने कादम्बरी नामक एक नाटक भी लिखा था। इन्होंने एक, यानी जो बाणभट्ट हैं इनकी दो रचनाएं हैं, एक तो है हर्षचरित्र, ये तो इनकी रचना हो गई, लेकिन कादम्बरी है वो एक नाटक है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? ये तो हर एक इंडियन को पता होना चाहिए। नॉर्मल नॉर्मल तो क्या है, तो मान सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर हैं वो हैं मिल्खा सिंह। इनका जन्म हुआ था आपके 17 अक्टूबर 1935 लायलपुर, जो कि अभी फैसलाबाद पाकिस्तान के अंदर हैं। इन पर एक फ़िल्म भी बन रखी है, भाग मिल्खा भाग करके, बहुत शानदार फ़िल्म है, एक बार अगर टाइम मिले तो देखना ज़रूर। मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है। यह उपनाम उन्होंने 1960 में पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को हराने के बाद पाकिस्तान के जनरल आयूब खान से हासिल किया था। यानी एक बार भारत जो फिल्म है, जो भाग मिल्खा भाग, उनमें इन्हें पूरी तरह से बताया गया। जब क्या होता है एक बार कि जो है मिल्खा सिंह जाते हैं पाकिस्तान वाले, जो पहले ओलंपिक होता है, ओलंपिक के अंदर क्या होता है, जो आपकी क्या नाम इनका मिल्खा सिंह हैं, वो अब्दुल खालिक को हरा देते हैं। वो कहते हैं ये तो क्या तुक्का है, इसकी तुक्के की वजह से जीता है। लेकिन बाद में पाकिस्तान वाले कहते हैं कि मिल्खा सिंह आप हमारे पाकिस्तान आओ और वहाँ पर हम आपसे रेस करेंगे, अब्दुल खालिक से रेस करवाएंगे। उस समय अब्दुल खालिक भी बहुत शानदार रेसर हुआ करते थे। लेकिन जब मिल्खा सिंह अब्दुल खालिक को पाकिस्तान में जाकर, उन्हीं के देश में जाकर हराते हैं, तब वहाँ का जो जनरल है, आर्मी जनरल, जिनका नाम था आयूब खान ने इन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इनके जो कुछ और फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। इन्होंने 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिकों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 1956 मेलबर्न में, उसके बाद में आता है 1960 रोम में, और 1964 टोक्यो में। इन्होंने 3 ओलंपिक खेले हैं। 1901 तो आता है 56, 1960 और 1964। अगर बात करें इन्हें अब्दुल खालिक को पाकिस्तान में कब हराया था, तो 1960 में हराया था। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर पूर्वी मानसून कहाँ से उत्पन्न होता है? जो उत्तर पूर्वी मानसून है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? हाँ, उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य तमिलनाडु। यानी उत्तर पूर्व मानसून है उसमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो तमिलनाडु राज्य में होते हैं। उत्तर पूर्व मानसून जिसे आमतौर पर सर्दियों के मानसून के रूप में जाना जाता है, जो भूमि से समुद्र की ओर बहती दक्षिण पश्चिमी मानसून ठीक इसके विपरीत होता है, जिसे गर्मियों के मानसून के रूप में भी जाना जाता है, जो समुद्र से भूमि की ओर बहती हैं। यानी देखो सर्दियों में क्या होती हैं, ये मान लो आपका समुद्र है, ये क्या है आपका समुद्र है, यहाँ पर बहुत पानी है, ये मान लो आपका क्या है समुद्र है, और यहाँ पर है आपकी ज़मीन यानी लैंड है। तो सर्दियों में क्या करेगी, हवा ऐसे चलेगी, ऐसे इस तरफ चलेगी। हवा किस तरफ चलेगी, तो हवा चलेगी आपके गर्मियों में चलेगी समुद्र से स्थल की ओर, और सर्दियों में चलेगी आपके समुद्र से स्थल की ओर। क्योंकि सर्दियों में क्या स्थल ठंडा होता है, हवा हमेशा गर्म से ठंडी ओर चलती है। अगर जो उत्तर पूर्व मानसून आता है उसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है आपके तमिलनाडु में। और ये क्या है, ये जो सर्दियों का होता है मानसून, इसे सर्दियों के मानसून के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो गर्मियों का मानसून है दक्षिण पश्चिमी, उसी के ठीक विपरीत माना जाता है। हाँ, उसके बाद में ये आप देखो कि उत्तर पूर्व मानसून आमतौर पर अक्टूबर से मार्च महीने तक होता है। हालांकि यह हर साल बदल सकता है, यानी ये जो है अक्टूबर से मार्च तक होता है, लेकिन ये साल में कुछ महीनों में ऊपर नीचे भी हो सकता है। उत्तर पूर्व मानसून को विवर्तनी मानसून भी कहा जाता है। उसके बाद में कुछ और देख लेते हैं रिलेटेड फैक्ट। उत्तर पूर्वी मानसून की सक्रियता अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में होती है। हालांकि इस मानसून की शुरुआत सामान्य तिथि 20 अक्टूबर के आसपास होती है। यानी उत्तर पूर्वी मानसून है
ये 20 अक्टूबर को शुरुआत होता है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें उत्तरी पूर्वी मानसून कहाँ से आता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून आपके जो इसकी सार्वत्रिक वर्षा हैं वो आपके तमिलनाडु में होती हैं, और ये आपके अरब सागर की खाड़ियाँ वहाँ से तकरीबन आया करता है, लेकिन अरब सागर से आता है, लेकिन कभी कभार ये जो हिंद महासागर से भी ये आ जाता है। अगर बाद में देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हरित क्रांति का शुरुआत भारत में किसने, यानी प्रश्न ये था कि हरित क्रांति की शुरुआत या हरित क्रांति से संबंधित कौन व्यक्ति हैं, तो ऑप्शन में आपके जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे और एम स्वामीनाथन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। लेकिन इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी हम कुछ जो हैं वो देख लेते हैं। तो इसके रिलेटेड फैक्ट्स में आता है, देखो नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये आपको पता है, जो नॉर्मन बोरलॉग है वही हरित क्रांति के जनक हैं, उन्होंने ही हरित क्रांति का प्रवर्तन किया था। लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय श्री सुब्रमण्यम को जाता है। MS स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति वैज्ञानिक थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए श्री सुब्रमण्यम के साथ में काम किया था। यानी भारत में अगर हरित क्रांति की उत्पत्ति माने, लेकिन मेन तौर पर तो हम अगर मानते हैं तो माने जाता है MS स्वामीनाथन को। लेकिन स्वामीनाथन ने किसके सहारे या किसकी सहायता से हरित क्रांति को भारत में लाए थे, तो किस शुरुआत की थी, तो वो थे श्री सुब्रमण्यम। कौन थे, तो वो थे श्री सुब्रमण्यम। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 1978 में हुई थी। उसके बाद में आता है आपके आर्टिकल 100 किससे संबंधित हैं, यानी अनुच्छेद 100 है वो किससे संबंधित हैं। अनुच्छेद 100 इस संविधान में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर किसी भी सदन की किसी भी बैठक या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का निर्धारण अध्यक्ष या सभापति के रूप में करने वाले व्यक्ति के अलावा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। यानी जो क्वेश्चन है जिस पर आज बातचीत होगी उसका सदस्य सिर्फ सभापति ही नहीं बल्कि वहाँ पर जितने भी उपस्थित व्यक्ति हैं और वो मतदान करते हैं, जिस पर ज़्यादा बहुमत आता है उसी पर बात होती है। ये संबंधित है इससे। उसके बाद में आता है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ कौन सा अनुच्छेद है, तो ये आपको बता दूं, ये अनुच्छेद 1 के अंदर ही कहा गया है। जो भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद है जिसमें है, उसी में ही आपके कहा गया है कि भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, समाविष्ट होंगे संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों हैं जो भी ठीक समझे जाए संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती हैं। मतलब जो एक है अनुच्छेद 1 उसमें बताया गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है और इसमें समय समय पर नए राज्य अगर बनते हैं तो नए राज्य भी ऐसे करके बना सकते हैं। अगर कोई 2 राज्यों को आपस में मिलाया जाता है तो वो भी हो सकता है। उसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता था कि आकर्षण का विलोम शब्द क्या है, तो आकर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण। आकर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा मेला है जो 12 साल में के बाद भरता है, और सॉरी ऐसा नहीं था, क्वेश्चन ऐसा था कि कौन सा ऐसा मेला जो 12 साल के बाद में भरता है वो किस धर्म से संबंधित है। तो 12 साल के बाद में सिर्फ एक ही मेला लगता है, वो है आपके कुंभ मेला, और वो आपके हिंदू धर्म से संबंधित हैं। वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है आपके हिंदू धर्म से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संसद चलाने के लिए कम से कम गण होनी चाहिए। तो संसद अगर आपके मान लो संसद है, अगर उसे चलाना है तो चलाने के लिए कम से कम सदस्य होते हैं वो होनी चाहिए, जितने भी सदस्य हैं उनकी 10% होनी चाहिए। उन्हें कहते हैं गणपूर्ति, या फिर जब गणपूर्ति नहीं होती है तो उसे कहते हैं कोरम। उसे क्या कहते हैं, कोरम भी कहते हैं। यानी कम से कम 10% होने चाहिए। अगर बात करें भारतीय लोकसभा में गणपूर्ति 55 सदस्यों से होती है और राज्यसभा में 25 सदस्यों से होती हैं। यानी जो भारतीय लोकसभा के 55 सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा के अगर 25 सदस्य होते हैं तो संसद की कार्यवाही की जा सकती है। उसके बाद में देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण रोग है। संक्रमण रोग जो किसी न किसी रोग जनित कारकों जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण उत्पन्न होते हैं। संक्रमण रोग को कौन से होते हैं, वो रोग जो किसी जीवाणु से, किसी वायरस से या किसी प्रोटोजोआ से फैलते हैं, वो होते हैं आपके संक्रमण रोग। संक्रमण रोगों में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा आदि संक्रमण रोगों के उदाहरण हैं। अगर बात करें जो आपके क्या नाम है, इनका संक्रमण रोग है, संक्रमण रोग है वो क्या है, एक व्यक्ति के छूने से, स्पर्श करने से उनके शरीर से एक शरीर से दूसरे शरीर में भी जा सकते हैं। वो आपका टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, चेचक हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, आदि रोग हो सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करें
तो इसमें छोटी माता भी हो सकता है, चेचक, चेच, हैज़, डेंगू, ज्वार, सूजा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये सारे के सारे क्या हैं, ये उदाहरण है किसके, तो ये हैं आपके संक्रमण रोगों के उदाहरण हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को आप क्या करेंगे, एक वीडियो को कर देंगे लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने और बेल जो आपके पास में बेल है उससे कर दीजिए ऑल पर सेलेक्ट, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही आपके भाई को सपोर्ट करते रहना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।